नमस्कार, देश दुनिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। भारत और चीन के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है। लद्दाख में जारी विवाद अब और गहरा गया है। जानकारी के अनुसार सोमवार रात को दोनों देशों की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें भारतीय सेना के 3 जांबाज शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि चीन की तरफ से कुछ सैनिकों को चोट पहुंची। चीन की तरफ से 5 सैनिकों की मौत हुई। हालांकि इस बात की चीन ने पुष्टि नहीं की है। शायद चीन अपने सैनिकों की मौत को छुपाना चाहता है। आपको बता दें, रात को गलवान घाटी के पास जब दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद सब कुछ सामान्य होने की स्थिति आगे बढ़ रही थी, उसी समय झड़प होने की खबर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनका देश कोरोना महामारी से बचाव और उसके उपचार के लिए टीकों के मामलों में काफी प्रगति कर रहा है। दरअसल ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा कि पूरी दुनिया में जो ये हुआ है बेहद ही दुखद है, लेकिन टीकों के मामलों में हम बहुत अच्छी प्रगति कर रहे हैं। तो साथ ही ट्रंप ने कहा कि टीकों, उपचार और रोग मुक्त होने के संबंध में हम आपके लिए कुछ बहुत अच्छी खबर लाएंगे। साथ ही ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका बीमारी को समझ चुका है और सब कुछ सीख चुका है। तो साथ ही कहा कि अमेरिका में अब संक्रमण का स्तर धीरे धीरे घट रहा है। कोरोना ने पूरी दुनिया के सामने ऐसी चुनौती पेश की जिससे पार पाने में कोई भी मुल्क सफल नहीं हो पाया। हालात ये हो गए कि महीनों से चले आ रहे लॉकडाउन ने रोजी रोटी का संकट पैदा कर दिया। लिहाजा इस जानलेवा वायरस के खतरे के साथ जिंदगी को रीओपन किया जा रहा है। तो वहीं यूरोप के सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित देशों में शामिल फ्रांस ने भी अपने दरवाजे खोल दिए। दरअसल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने बॉर्डर से लेकर रेस्टोरेंट तक खोलने का आदेश जारी कर दिया। तो वहीं फ्रांस में ये फैसले ऐसे हालात में लिए गए जब वहां कोरोना के प्रसार में काफी गिरावट आ रही है। करीब 3 महीने से जिंदगी पर लगी लॉकडाउन की पाबंदी को अब हटा दिया गया है। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को भारत सरकार 2 करोड़ 33 लाख रुपए देगी। दरअसल नेपाल से चल रहे तनाव के बीच भारत सरकार का यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है। इस पैसे से मंदिर में स्वच्छता केंद्र का निर्माण किया जाएगा। दरअसल पशुपतिनाथ मंदिर में स्वच्छता केंद्र के निर्माण के लिए भारतीय दूतावास, नेपाल का संघीय मामला मंत्रालय, सामान्य प्रशासन और काठमांडू महानगरीय शहर के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसके मुताबिक पहल के तहत भारत ने स्वच्छता केंद्र के लिए 3 करोड़ 72 लाख नेपाली रुपए की आर्थिक सहायता देने की प्रतिबद्धता जताई। आपको बता दें, पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल का सबसे बड़ा मंदिर परिसर है, जहां हर दिन नेपाल और भारत से हजारों श्रद्धालु आते हैं। भारत के अलग अलग हिस्सों में लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। अब पड़ोसी देश पाकिस्तान में भूकंप ने दस्तक दे दी। पश्चिमोत्तर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में 5.7 तीव्रता का भूकंप आया। अधिकारियों ने बताया कि इस दौरान किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली। उन्होंने बताया कि भूकंप के झटके पेशावर, मनसेहरा, स्वात, निचले और ऊपरी दीर, शांगला, स्वाबी, मालाकंड, नौशेरा, चारसड्डा, कोहाट, डीआई खान और बन्नू में महसूस किए गए। आपको बता दें, भारत के जम्मू कश्मीर में आज भूकंप महसूस किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से देश के सभी राज्यपाल, उपराज्यपाल और मुख्यमंत्रियों से कोरोना पर चर्चा की और स्थिति की समीक्षा की। और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत में कोरोना के कारण पूरे विश्व में सबसे कम मौतें हो रही है। कोरोना संक्रमण उस जैसा विनाशकारी प्रभाव नहीं दिखा पाया जो दुनिया के और देशों में कोरोना ने आफत पैदा की है। दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, हेल्थ के जानकार, लॉकडाउन और भारत के लोगों द्वारा दिखाए गए अनुशासन की आज भारी चर्चा हो रही है। आज भारत में रिकवरी रेट 50% से ऊपर चला गया है। आज भारत
दुनिया के उन देशों में अग्रणी है जहां कोरोना संक्रमित मरीजों का जीवन बच रहा है। कोरोना से किसी की भी मृत्यु दुखद है। हमारे लिए किसी एक भारतीय की भी मृत्यु असहज करने देने वाली है। लेकिन ये भी सच है कि आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां कोरोना की वजह से सबसे कम मृत्यु हो रही है। वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मोदी सरकार 1 अगस्त से 2000 रुपए की छठी किश्त भेजने वाली है। इस स्कीम के तहत अब तक सरकार ने 9 करोड़ 85 लाख किसानों को लाभ पहुंचाया। तो वहीं पीएम किसान स्कीम के सीईओ विवेक अग्रवाल ने कहा कि अगस्त से इस स्कीम की छठी किश्त भेजी जाएगी। तो साथ ही उन्होंने बताया कि अब तक 9 करोड़ 54 लाख लोगों को इसका लाभ मिल चुका है। आपको बता दें, इस स्कीम के तहत मोदी सरकार 3 किश्तों में किसानों को हर साल 6000 रुपए का लाभ देती है। देश में करीब 1 करोड़ 3 लाख किसान ऐसे हैं जिन्होंने आवेदन तो किया है, लेकिन इस स्कीम के तहत उन्हें पैसा नहीं मिल सका है। भारत में कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों के मुकाबले स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हालांकि नए मामलों की संख्या 10,000 के ऊपर है। देश में कोरोना के मामले बढ़कर 3,43,091 हो गए और इनमें से 1,80,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। तो वहीं एक्टिव केस की संख्या 1,53,178 है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर देश के राज्यों मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। तो वहीं भारत में अमेरिकी राजदूत जस्टर ने 100 वेंटिलेटर की पहली खेप भारत को सौंप दी है। पाकिस्तान में कोरोना के मामले लगातार बढ़ने के बावजूद सरकार की तरफ से कोई सावधानी नहीं बरती जा रही, जिससे कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। दरअसल विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिससे जुलाई के अंत तक देश में कोरोना बम फूट सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक जुलाई महीने के अंत तक देश में 10 लाख कोरोना मरीज हो सकते हैं। आपको बता दें, पाकिस्तान की कुल आबादी 21 करोड़ है और वर्तमान समय में 1,40,000 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। तो वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि जून के अंत तक कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़कर जुलाई तक 12 लाख हो सकती है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी बुरा हाल है। दिल्ली कोरोना प्रभावित राज्यों में तीसरे नंबर पर है। दिल्ली में कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 42,829 हो गई, जिसमें 25,002 मामले सक्रिय हैं। 16,427 डिस्चार्ज हो चुके हैं और 1,400 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। देश भर में लगातार कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,667 नए केस सामने आए। 380 लोगों की मौत हो गई और इसके साथ ही देश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,40,000 से ज्यादा हो गई। इसमें 1,53,178 सक्रिय केस हैं और 1,80,013 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। देश में कोरोना की चपेट में आकर अब तक 9,900 लोगों की मौत हो चुकी है। देश के अलग अलग राज्यों से कोरोना के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वे बेहद ही चिंताजनक है। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना के 1,10,744 केस सामने आ चुके हैं। कोरोना प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। राज्य में कोरोना के 50,554 मामले सक्रिय हैं। देश के अलग अलग राज्यों से कोरोना के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बेहद ही चिंताजनक है। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना के 1,10,744 केस सामने आ चुके हैं। कोरोना प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र
पहले नंबर पर है। राज्य में कोरोना के 50,554 मामले सक्रिय हैं और अब तक 56,049 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है और 4,128 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्र सरकार ने दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के लिए बेड की कमी को देखते हुए राजधानी में 500 आइसोलेशन कोच की व्यवस्था कर दी है और इसी के साथ दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए 8,000 बेड बढ़ चुके हैं। आपको बता दें, रेलवे के आइसोलेशन वार्ड वाले प्रत्येक डिब्बे में 16-16 बेड है। केंद्र ने 500 आइसोलेशन कोच दिए जाने के बाद दिल्ली में कुल बेड की संख्या 37,000 हो चुकी है। अधिकारियों के मुताबिक करीब 180 आइसोलेशन कोच आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर और बाकी अन्य स्टेशन पर तैनात किए गए हैं। इन आइसोलेशन वार्ड की देखभाल राज्य के मुख्य चिकित्सा अधिकारी करेंगे। कोरोना के सामने आने के बाद पूरी दुनिया में इससे बचाव के लिए चेहरे और मुंह पर मास्क पहनने की आवश्यकता बताई गई है, लेकिन अब एक नए सर्वे में यह सामने आया कि मास्क पहनने की वजह से लोग कोरोना के संक्रमण से तो बच रहे हैं, लेकिन उनके शरीर में पहले जैसी सांस नहीं जा पा रही। बिना मास्क पहने लोग पहले जिस तरह से सांस ले रहे थे, अब ये मास्क उसमें बाधा डाल रहा है। इस वजह से कई लोगों को अब सांस से संबंधित समस्या होने लगी है। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक अब वहां ये देखा जा रहा है कि लोग मास्क सिर्फ दिखावे के लिए पहन रहे हैं। जो लोग पार्क आदि जगहों पर घूमने के लिए जाते हैं, साइकिल चलाते हैं, वो अपने गले में मास्क लटका कर रखते हैं। जब कोई उनके पास से गुजर रहा होता है, तभी वो मास्क को ऊपर चेहरे और नाक पर लगा लेते हैं। ऐसे लोगों का कहना है कि अगर वो हमेशा मास्क लगाए रखते हैं तो उनको समस्या होती है, वो पहले जैसे प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पाते। वहीं महाराष्ट्र के बाद कोरोना प्रभावित राज्यों में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है। तमिलनाडु में कोरोना के अब तक 46,504 मामले सामने आ चुके हैं। राज्य में 20,681 सक्रिय केस हैं और 25,344 लोगों को अस्पताल से इलाज के बाद छुट्टी दी जा चुकी है। अब तक 479 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। देश दुनिया में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। Online admissions in CMS for nursery to class 9 and provisional admission in class 11 are open at www.cmseducation.org. Online classes in CMS from class 9 to 12 will continue till government reopens schools. Online CMS summer camp nursery to class 8 will run until 30th of June, and from 1st of July 2020 regular online classes from nursery to 12th will continue till government reopens schools. ब्रेक के बाद देश दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा के जींद में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें, जिले से 2 और नए मामले सामने आए, जिनकी हिस्ट्री गुरुग्राम बताई जा रही है। तो वहीं एक मरीज तो कोर्ट में स्टॉल चलाता था और दूसरा मानेसर मारुति कंपनी में काम करता था, जिसके चलते अब तक जींद जिले में 8,000 से ज्यादा सैंपलिंग की गई
और हर रोज 126 लोगों की सैंपलिंग की जाती है। तो वहीं इसी के साथ ही जिले में अब एक्टिव केसों की संख्या 44 है और इसी कड़ी में हमारे संवाददाता ने सीएमओ मनजीत सिंह से खास बातचीत की। जींद में कोरोना रुकने का नाम नहीं ले रहा है और हर रोज जो है नए मामले सामने आ रहे हैं, चौंकाने वाले मामले सामने हैं। अभी तक की बात की जाए तो 44 एक्टिव केस हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो जींद के सिविल सर्जन हैं मनजीत सिंह, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या हालात है जींद के? जी, आज की जो अपडेट है, हमारे पास 126 सैंपल की रिपोर्ट आई है, जिसमें 2 पॉजिटिव आए हैं हमारे पास। तो इस हिसाब से हमारे टोटल केस 76 हो गए हैं और रिकवरी 30 की हो चुकी है। एक्टिव 44 केस हैं हमारे पास। और जो हमारे जो दोनों केस आए हैं वो अनूपगढ़ और निडानी गांव से हैं और दोनों की ट्रैवलिंग हिस्ट्री गुड़गांव से जुड़ के देखी जा रही है। जो मेन बात है कि हमारे पास जितने भी अब तक मैक्सिमम जो सैंपल्स आए हैं पॉजिटिव, सबकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री दिल्ली या गुड़गांव से थी। इन दोनों केसेस की भी जुड़ाव गुड़गांव से है। अब तक सर कितनी सैंपलिंग की गई है? और बात की जाए विदेशी जो लोग यहाँ आए हैं, विदेशी, हाँ जी, क्या कहना चाहिए, किन लोगों को क्वारंटाइन किया गया है? हमने लगभग 8000 के करीब सैंपल हम ले चुके हैं। टोटल सैंपल जो हमारे लगभग 8000, काउंट अब नंबर ना गिने। और विदेशी हमारे पास लगभग 72 अभी क्वारंटाइन है। और आज ही एक पेशेंट आया है जो हमने उत्तम जो होटल है वहाँ क्वारंटाइन किया, कनाडा से लड़की आई है, उसकी माँ को कैंसर था। वो उचाना या जुलाना कहीं की रहने वाली है लड़की। तो वो सब ही क्वारंटाइन हैं और वो सब फिट हैं, ठीक हैं। और ये मेन बात ये है कि जो दोनों मरीज़ आपके ये हैं अनूपगढ़ के और निडानी गांव के, ये दोनों एसिम्टोमेटिक हैं। सर कितनी मौतें जिले के अंदर हो गई फिलहाल? जी, अब तक सिर्फ 3 मौतें हुई हैं जिले के अंदर। तीनों ही मरीजों को गंभीर बीमारी से ग्रस्त थे। इनमें से एक टीबी का मरीज़ था, एक को कैंसर था और एक को किडनी की बीमारी थी। कोविड-19 को लेकर सर स्वास्थ्य विभाग आगे किस लिए कदम उठा रहा है कि ये जो है ज़्यादा ना फैल सके, या फिर लोगों को जागरूक किया जाए या ज़्यादा टेस्टिंग की जाए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें लोगों को जागरूक करने के लिए जो हमारा आईसी एक्टिविटीज़ हैं वो जिला अधिकारियों के साथ, डीसी साहब के साथ और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम लगे हुए हैं। इसमें मैं आप लोगों के सहयोग की अपेक्षा करता हूं कि आप अपने तंत्र के माध्यम से ये लोगों को समझाएं कि मास्क का प्रयोग करें। अब तो सरकार ने मास्क ना पहनने पर चालान भी लगा दिया है। मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, एक दूसरे से दूरी बना के रखें और भीड़ भाड़ वाली जगह ना जाएं। अगर जाएं तो वहाँ भी डिस्टेंस बना के रखें और बार बार अपने हाथ साबुन से धोते रहें। सर जैसे दूसरे जिले की बात की जाए तो एम्बुलेंस की सुविधा वहाँ दी है। अगर कोरोना का कोई टेस्ट होगा तो एम्बुलेंस के थ्रू जैसे वहाँ पे लिया जाएगा। क्या जींद में भी कोई ऐसी एम्बुलेंस चलाई जाएगी? जी हाँ, हम ऐसी सुविधा आजकल में तैयार करने वाले हैं। हम मोबाइल सैंपलिंग की व्यवस्था की तैयारी हमारी चल चुकी है, जो कि 1-2 दिन में हमारी पूरी हो जाएगी। सर हर रोज़ कितने सैंपल लिए जाते हैं कोरोना? लगभग हमारे 150 के सैंपल ले जाते हैं हर रोज़। तो अभी बेड की बात की जाए, क्या हालात जींद के अंदर, कितनी बेड की व्यवस्था की गई है? अगर आप बेड देखें तो सरकारी हमारे सेटअप में इस टाइम 60 बेड हैं जीएच में। 25 हमारे पास नरवाना में हैं, 15 हमारे पास जुलाना में हैं, कुछ सफीदों में। कुल मिला के हमारे पास बेडों की कोई कमी नहीं है। इसमें हम कैटेगरी वाइज डिवाइड करें, डीसीएचसी में हमारे पास 377 बेड हैं और डीसीवी के डीसीएच के लिए, डिस्ट्रिक्ट कोविड जो सीरियस मरीजों के लिए हमारे पास 77 बेड्स हैं। सर जैसे और की बात की जाए, जैसे और जिलों में ज़्यादा मरीज बढ़े हुए हैं, तो जींद की अगर बात की जाए तो जो कोरोना है वो लगातार अपने जो है संख्या बढ़। देखिए, जींद में जितने भी मामले हैं, मैं आपके माध्यम से लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी पेशेंट्स हैं, जितने भी मरीज आए हैं, सबकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री दिल्ली या गुड़गांव से जुड़ी हुई है। जो पॉजिटिव केसेस हैं या तो दिल्ली गुड़गांव में वो रहे हुए थे या उनके साथ जो कॉन्टैक्ट पॉजिटिव थे, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में थे। लोकल हमारे पास लोकल कंटेनमेंट का कोई केस नहीं आया अब तक। बिल्कुल, जो जींद के सीएमओ हैं मनजीत सिंह, इनका साफ तौर पर यही कहना है कि फ़िलहाल की बात की जाए तो 8000 से ज़्यादा जो है ज़िले में सैंपलिंग की गई है और 44 केस एक्टिव हैं। और फिलहाल जो पहले जो पॉजिटिव केस आते थे उसको रोहतक रेफ़र किया जाता था, लेकिन अब जो है उनका जींद में ही इलाज किया जाएगा। मेरे सहयोगी सोनू कुमार के साथ परमजीत पवार, ANB न्यूज़, जींद। वहीं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में जूनियर रेजिडेंट के पदों पर वैकेंसी निकली है। दरअसल इन पदों पर नौकरी पाने के लिए उम्मीदवारों को कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी,
बल्कि इंटरव्यू के माध्यम से चयन होगा। जूनियर रेजिडेंट के कुल 17 पदों पर नियुक्ति की जाएगी और इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम 33 वर्ष आयु निर्धारित की गई है। एम्स पटना में जूनियर रेजिडेंट के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएट की डिग्री होना जरूरी है। उम्मीदवार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख का कहना है कि पिछले 2 सप्ताह में प्रत्येक दिन दुनिया भर में कोरोना के 1 लाख से ज्यादा पुष्ट मामले दर्ज किए गए। WHO के प्रमुख ने कहा कि जिन देशों में वायरस के ट्रांसमिटेशन पर अंकुश लगा है, उन्हें इसके फिर से बढ़ने की आशंका के प्रति सचेत रहना चाहिए। आपको बता दें, दुनिया में 80 लाख के करीब लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 4.25 लाख से ज्यादा लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका 20,93,508 मामलों और 1,15,732 मौतों की संख्या के साथ दुनिया में सबसे ज्यादा कोविड-19 प्रभावित देशों की सूची में शीर्ष पर है। तो वहीं ब्राजील 8 लाख आपको बता दें 624 संक्रमणों के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि भारत पाकिस्तान से अच्छे संबंध बनाना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से निराशा मिलती है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जितना सम्मान दे, विश्वास करे, लेकिन पाकिस्तान अपनी समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए हिंदुस्तान से बेकार की दुश्मनी की बातें करता है। 2 जासूस भारतवर्ष में भारत के हितों के खिलाफ पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पकड़े गए थे। अब उनके खिलाफ साक्ष्य थे, भारत ने प्रतिवाद किया, उन्हें वापस भेजा। तो अब पाकिस्तान कोई न कोई झूठी कहानी गढ़ने के लिए साजिश रचेगा। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि भारतवर्ष सदैव पाकिस्तान से अच्छे संबंध बढ़ाना चाहता है, परंतु पाकिस्तान की तरफ से निराशा ही मिलती है। मैं भारत सरकार से ये आग्रह करता हूं कि वो कूटनीतिक स्तर पर जबरदस्त मजबूती के साथ अपनी बात रखे और भारत के इन राजनयिकों के मान, सम्मान और सुरक्षा के हर प्रबंध किए जाएं। उधर महाराष्ट्र के मुंबई में कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने शिवसेना समेत अपनी पार्टी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब शिवसेना हाथ में कटोरा लेकर खड़ी रहती थी बीजेपी के सामने। ठीक उसी तरह कांग्रेस नेता भी आज कटोरा लेकर खड़े हैं मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। शिवसेना ने आज जो कांग्रेस पार्टी के ऊपर आलोचना की है वो निश्चित तौर पर गलत है। हम उसकी निंदा करते हैं और मैं ये प्रारंभ से कह रहा था कि शिवसेना के अंदर एक प्रकार का चारित्रिक दोष है और इस दोष की सजा कांग्रेस पार्टी को भोगनी पड़ेगी और आज हम भोग रहे हैं। जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल शिवसेना के मुखपत्र में कांग्रेस के लिए किया गया वो सर्वथा आपत्तिजनक है और कांग्रेस पार्टी को इसके ऊपर स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट करना चाहिए। शिवसेना पिछले तमाम वर्षों में देख लीजिए एक ऐसी पार्टी है जो हाथ में कटोरा लेके हमेशा बीजेपी के पास खड़ी रहती थी। आज हमारे नेताओं की ये दुर्गति हो गई है कि हम शिवसेना के सामने हाथ में कटोरा लेके खड़े हैं। हमारे नेताओं का बयान मैंने पढ़ा अखबारों में और टीवी पे देखा कि हम मुख्यमंत्री से टाइम मांग रहे हैं, मिलेंगे, हम अपने आपसी मतभेद दूर करेंगे और मुख्यमंत्री साहब टाइम ही नहीं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री साहब के पास इतना वक्त है कि नेता प्रतिपक्ष के साथ बैठ के घंटों चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के पास इतना वक्त नहीं है कि अपने सहयोगियों के साथ मिलकर चर्चा करें। इसके बाद भी अगर कांग्रेस पार्टी इस अपमान को नहीं महसूस कर पा रही है और इस अपमान के जहर को पीना चाहती है तो ठीक है, उनको मुबारक हो, लेकिन निश्चित तौर पर इसका असर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे जा रहा है, उनका मनोबल टूट रहा है और जन सामान्य के मुद्दे के ऊपर जो शिवसेना की फेलियर है, जो नाकामयाबी है, उसके ऊपर कांग्रेस के बहुत लोग बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप बिना वजह सत्ता में उनके साथ बैठे। देखिए, जब 3 पार्टियों की सरकार बन रही थी तभी मैं कह रहा था कि ये बेमेल शादी, ये संभव नहीं है, लंबे समय तक नहीं चल पाएगा और इससे अंततः हमारा जो एक राजनीतिक स्टॉक है, हमारा जो राजनीतिक आधार है, उस आधार में छेद
वो आधार बिखरेगा, कमजोर होगा। आज ये हो रहा है। जी जिस तरीके से बार बार मैसेज आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी को दबाया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी को इस पूरे निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेने दिया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी का कोई से नहीं है सरकार में। खासकर जो मुख्य सचिव के मुद्दे पे विवाद चल रहा है, तो मुख्य सचिव कांग्रेस के मंत्रियों की बात ही नहीं सुन रहे, कमाल की बात है। और आप सत्ता में बैठे हुए हैं 12-12 मंत्री लेकर के, तो आखिर ये अपमान कब तक झेलना चाहते हो, क्यों झेलना चाहते हो? सर, तो फिर आप लगातार विरोध भी जताते आए हैं इस सरकार को लेकर। आप क्या मानते हैं कि कांग्रेस को ऐसे समय में क्या करना चाहिए जब उसकी सरकार ही नहीं चलती? अगर कांग्रेस में एक स्वाभिमान बाकी है, आत्मसम्मान बाकी है, अगर कांग्रेस पार्टी अपमान नहीं झेलना चाहती है तो उसके बाद रास्ता क्लियर है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी को, शिवसेना को एहसास दिलाना पड़ेगा कि जिस मुख्यमंत्री और जिस सत्ता के ऊपर उनको गुरूर है, वो सत्ता अगर है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की वजह से। और इसी के साथ ही देश दुनिया में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।